हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको 4th क्लास से 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। तो जैसा कि हम 10th क्लास की संस्कृत में हमने व्याकरण शुरू की है, पहले हमारी पाठ्य पुस्तक जो हमारी शेमुशी है उसको ना उठा के पहले हमने व्याकरण विधि जो व्याकरण है उसको पढ़ाना शुरू किया है। और उसका रीज़न भी हमने आपको बताया कि व्याकरण जब तक नहीं आएगी तब तक आप गद्यांश पद्यांश के आप अर्थ तो लगा सकते हैं, लेकिन उसके अभ्यास कार्य जो आएंगे और व्याकरण हमारी कमज़ोर हुई तो वहाँ पर अभ्यासों को आपको रटना शुरू करना पड़ेगा। तो अपन को रटना नहीं है, इसलिए पहले व्याकरण पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपना कौन सी पाठ्यपुस्तक शेमुशी के हम गद्यांश का अनुवाद फिर प्रश्नोत्तरों पे और सारे अभ्यास कार्य करना शुरू करेंगे। तो जैसे कि व्याकरण में हमने कौन सा टॉपिक उठाया है, पहला संधि। पहला जो प्रथम आपका पार्ट आना है व्याकरण में से वो आना है संधि का। और संधि में भी आपकी आनी है दो संधियां, कौन कौन सी, व्यंजन संधि और आपकी आती है विसर्ग संधि। कौन सी आती है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बार बार हम हर चीज़ आपको इसलिए बता ही देते हैं कि भाई किसी ने कोई वीडियो बीच का मिस किया हो या नहीं देख पाया हो तो उसको पता होना चाहिए कि भाई कहाँ से कौन सा टॉपिक क्यों चल रहा है, तो ये हमें पता होना चाहिए। और व्यंजन संधि की हमने आपको बताई दी है कि कौन कौन सी संधियां आनी है, लेकिन हमने आपको कम से कम 12 संधियां व्यंजन की बताई हैं, क्योंकि भाई संस्कृत जब हम पढ़ रहे हैं तो बीच में ऐसे शब्द आएंगे, ऐसे अभ्यास कार्य आएंगे जिनमें बाकी और भी संधियों का समावेश होगा। तब फिर क्या हम केवल 2 ही संधियां रट के रह जाएंगे, तो फिर बाकी के अभ्यास कार्य कैसे करेंगे। बाकी की जहाँ हमारे शब्दों में हमारा हम पढ़ते जाएंगे वहाँ पे शब्दों में संधियाँ मिलेंगी, तो हम कैसे पहचान कर पाएंगे कि व्यंजन संधि का कौन सा नियम लगा है। तो उसके 12 जो नियम थे हमने 12 नियम आपको बता दिए। होते तो और भी हैं, 20 होते हैं, लेकिन जितने अभी आपके लेवल में आएंगे उतने हमने आपको 12 बता दिए। 12 में से आने 2 हैं वो भी बता दिए, जशत्व और अनुनासिक आने हैं, ये दोनों भी हमने बता दिए। लेकिन सिर्फ यही नहीं समझना कि यही दोनों आने हैं, आगे जब भाई आप और भी चीज़ें करना चाहोगे तो कैसे कर पाओगे जबकि सारी संधियाँ आपको क्लियर नहीं होंगी। स्वर के लिए हमने बता दिया है कि भाई किसी का स्वर वाला पार्ट अगर कमज़ोर हो, आप में से 10th क्लास में से स्वर संधियाँ 9th में है वैसे आपके सिलेबस में, और अगर 9th में भी आपकी ना पढ़ पाई हो या फिर उसमें कोई आपकी वीक पॉइंट है, उसको समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमारे 6th क्लास की प्लेलिस्ट संस्कृत व्याकरण प्लेलिस्ट खोलेंगे, उसमें आपको संधि के 5 प्रकार दिख जाएंगे। तो मुख्य 5 होते हैं, वो 5 हमने आपको उसमें बताए हैं। तो इसमें हम आपको देखें तो व्यंजन संधि हमारी हो चुकी है, जिसके हमने आपको 12 प्रकार पूरे समझा दिए हैं। अब आते हैं हम अपनी विसर्ग संधि पे, जिसमें कि अगर पाठ्य उसके रिवाइज्ड सिलेबस के हिसाब से देखा जाए, यानी जो आपका कम कर दिया है सिलेबस उसके हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ उत्व यानी रुत्व संधि आनी है। उत्व विसर्ग में उत्व संधि आनी है विसर्ग की, लेकिन हम आपको 4 बताने वाले हैं। एक बताने वाले हैं आपको सत्व संधि, दूसरी बताने वाले हैं शत्व संधि, तीसरी बताने वाले हैं आपको उत्व संधि, और चौथी बताने वाले हैं हम आपको रुत्व। ऐसे हम आपको 4 संधियाँ प्रमुख जो आपके सिलेबस की हैं, हम सारा सिलेबस लेके चल रहे हैं। पूछिए क्यों, क्योंकि भाई अभी 10th क्लास के अभी वीडियो हम रिवाइज सिलेबस के हिसाब से अगर बना देंगे तो आगे नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट ईयर आएगा तो वो बच्चे अगर 10th क्लास की प्लेलिस्ट खोलेंगे और उसमें ढूंढेंगे तो उसमें तो सिर्फ पार्ट ही होंगे, केवल एक उत्व संधि बता के हम हट जाएं अलग, तो फिर आपका फिर तो फुल सिलेबस आएगा ना। अभी है रिवाइज यानी अभी कम किया है तो उत्व कर दिया है, लेकिन है तो आपके ये सारी चीज़ें ऐसे ही है, थी तो आपकी सारी 12 चीज़ें, उनमें से 2 आपकी कह दी कि भाई 2 पढ़ लो, 2 प्रमुख हैं उनको पढ़ लो। तो अभी भी ऐसे ही किया है कि भाई टाइम ज़्यादा नहीं है तो उत्व पढ़ लो अकेली, उत्व में से हम पूछ लेंगे। लेकिन अब नेक्स्ट ईयर अगर फिर जब बच्चे आएंगे तो क्या करेंगे, फिर उनकी सत्व कौन पढ़ाएगा, उन्हें शत्व कौन बताएगा, रुत्व संधि कौन बताएगा, है ना। प्लेलिस्ट खोलेंगे तो भाई अपने पास सब चीज़ होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि अपना कोई टॉपिक छूटे। विसर्ग संधि इसलिए अब हम शुरू करने वाले हैं, विसर्ग संधि क्या होती हैं तो इसको समझ लीजिए। जहाँ 2 परस्पर वर्णों का मेल हो रहा हो, बीच में विसर्ग आ जाए और विसर्ग आने से जो परिवर्तन हो जाए सो वो विसर्ग संधि हो गई। कौन सी बड़ी बात है उसमें कि 2 वर्णों का मेल होता है संधि और उनके बीच में विसर्ग आ जाए। प्रथम पद में प्रथम
हमारा शब्द जो होगा, पहले शब्द के बाद में अंत में हमारा विसर्ग लिखा हो, तो उससे हमारे पीछे और आगे जो परिवर्तन होते हैं, या तो विसर्ग कभी क्या हो जाएगा, रा में परिवर्तित हो जाएगा, कभी विसर्ग सा में परिवर्तित हो जाएगा, कभी यही विसर्ग आधा शा ये बन जाएगा, कभी वो छोटे ऊ की मात्रा बन जाएगी। कैसे बनेगा भाई, इसके नियम दिए हुए हैं। सब चीज़ नियम के अनुसार चल रही है, मन से नहीं लगा रहे कि कहीं पे हमें नमः शिवाय तो हमें कहीं पे हम कहते हैं नमो शिवाय। भाई ऐसा नहीं है, कहीं जैसे नमः शिवाय है लिखा हुआ है हमारा नमः और लिखा है शिवाय, एक बनाना है इनको, नमः शिवाय को एक बनाना है, तो हम कहें नमो शिवाय। तो भाई क्या हम अपने हिसाब से या यहाँ पे हम नमः शिवाय लिख दें, या हम यहाँ पे नमः शिवाय लिख दें, या ये अब क्यों भाई अपने हिसाब से क्यों लिखें? नियम बताए हुए हैं, नियम के अनुसार चलेंगे आप। नियम, हर चीज़ का नियम दिया हुआ है, उसके अनुसार भी पढ़ेंगे। तो पहले तो इसकी परिभाषा हो गई कि विसर्ग का मेल स्वर और व्यंजन से होता है, तब क्या हो जाता है, विसर्ग संधि होती है, परिवर्तन हो जाता है। विसर्ग में कहीं विसर्ग का एक तरह से लोप हो जाता है, विसर्ग हट के उसकी जगह पे कोई दूसरे शब्द आ जाते हैं। सीधी सीधी बात है ये कि जहाँ पे विसर्ग होते हैं और जब दो शब्दों के बीच में मिल रहे हैं विसर्ग, तो उनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, या उनका क्या हो जाता है, हट जाते हैं, उनके अनुसार कोई दूसरे शब्द आ जाते हैं, दूसरे अक्षर आ जाते हैं, वही हमारी विसर्ग संधि होती है। तो जैसे लिखा है प्रथम अध्याय, तो विसर्ग हटा और यहाँ पे ओ की मात्रा हो गई और यहाँ पे हमारा अवग्रह चिन्ह आ गया और हमका प्रथमोध्याय। कहीं पे भी ये अवग्रह का चिन्ह आ रहा हो तो इससे समझ लीजिएगा कि जो आगे वाली मात्रा है उसको थोड़ी देर तक बोलनी है, प्रेशर देके बोलनी है। ये जैसे एक ऋस्व की मात्रा की मात्रा एक होती है, बोलने को उसको इस प्रकार से बोला जाता है अ। वहीं जब दो मात्रा होती है तो उसी वर्ण को, उसी स्वर को बोला जाता है आ। और वहीं पे यदि किसी, ये हमारी ई की मात्रा है और उसके बाद यदि अवग्रह लग गया तो उसी को हम बोलेंगे तीन मात्रा के अंतराल में, तीन मात्रा का समय लगेगा और हम उसको बोलेंगे आ, ई, उ। वैसे हम कहते हैं आ, आ, लेकिन हम कहें आ, ई, उ, ओ। जब और थोड़ा लंबा खींच के बोले तो वहाँ पे समझ जाइएगा कि ये अवग्रह का चिन्ह हमें यही बता रहा है कि इसको हमें जोर दे के बोलना है, ठीक है, आगे वाले स्वर को जोर दे के बोलना है। तो यहाँ पे प्रथम अध्याय हो गया प्रथमोध्याय, ठीक है। यहाँ पे विसर्ग का लोप हुआ, यहाँ ओ की मात्रा आ गई। कैसे आई, आगे पढ़ेंगे। एषः अधावत, तो एषो धावत बन गया। कैसे हमारा विसर्ग ओ में परिवर्तित। पितुः इक्षा, तो पितुर इक्षा हो गया। यहाँ पे ऊ का क्या बन गया, रा बन गया और छोटी की मात्रा लग के पितुर इक्षा हो गया, ठीक है। यहाँ पे शिशु हसती, तो शिशुर हसती हो गया। यहाँ पे रा का आगमन हो गया, यहाँ पे रा का आगमन हो गया। रामः जयति, रामो जयति, अवग्रह आएगा इधर तो हो जाएगा रामो जयति। यहाँ पे कह अवदत तो हम कहेंगे को वदत, ठीक है। तो ये क्यों भाई ऐसे परिवर्तन हुए, उसमें किन नियमों की वजह से हुए, तो उन नियमों के लिए हम पहले इनके प्रकारों को देखेंगे। तो विसर्ग के जो आपके 10th क्लास के सिलेबस में 4 प्रकार हैं, वो हैं आपका सत्व संधि, षत्व संधि, उत्व संधि और रत्व संधि। सत्व से समझ जाइए, सा का जहाँ प्रधानता हो, यानी विसर्ग की जगह पे जहाँ सा आ जाए, कौन सा, दंती सा, दांत से बोलने वाला सा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, जहाँ विसर्ग के स्थान पर जहाँ सा आ जाए तो वो सत्व हो गई। जहाँ विसर्ग के स्थान पे ये वाला श आ जाए तो वो हमारा षत्व हो गई संधि। जहाँ विसर्ग के स्थान पे उ आ जाए तो वो उत्व हो गई और जहाँ पे र आ जाए वो रत्व हो गई। जिस वर्ण की प्रधानता होती है उसी में त्व शब्द लगा देते हैं। व्यंजन संधि में भी हमने यही चीज़ आपको बताई है कि जिस वर्ण की प्रधानता होती है उसी वर्ण का नाम लेके हम उस संधि का प्रकार बना देते हैं। जैसे हमने श्रुत्व पढ़ी थी, इष्टुत्व पढ़ी थी, जशत्व पढ़ी थी, चरत्व पढ़ी थी। तो सभी में क्या था, चर की प्रधानता थी इसलिए चरत्व हो गया था। चर के कौन से होते हैं प्रत्याहार, याद है, चर प्रत्याहार कौन से होते हैं, हम इसलिए रिवाइज करवा देंगे, थोड़ा आ जाए अपन ध्यान रहे हमें। चर होते हैं प्रथम व्यंजन, हर वर्ग का प्रथम व्यंजन चर, हर वर्ग के पहले दूसरे
व्यंजन हमारे कौन से हो जाते हैं, खर, और हर चारों हो जाए तो वो किस में हो जाते हैं, झय में आ जाते हैं। झय प्रत्याहार में 4 वर्ण आ जाते हैं। तो इस तरह से बार बार थोड़ा सा रिपीट करते रहते हैं तो क्या हो जाता है, व्यंजन संधि और जो हमारे माहेश्वर सूत्र है वो याद है। अच में क्या आते हैं, सारे स्वर आते हैं। अक में क्या होते हैं, 5 स्वर आते हैं, अ ई उ री री। तो चलते हैं अपनी विसर्ग संधि की ओर। उसके पहले पार्ट को देखिए, आना है कौन सा आपका, उत्व आना है। लेकिन अगर सत्व और शत्व और रत्व नहीं बताएंगे तो बीच में अगर इनके कभी आपके बीच में पढ़ते हुए पाठ में अगर इसका उदाहरण आ गया तो कैसे समझोगे कि ये कैसे बना, धनुष टंकारा है, ये क्यों बन गया, ये सा हमारा इधर सा ये वाला क्यों आया, नमस्ते लिखा था तो नमस्ते क्यों बना, यहाँ पे धनु टंकारा लिखा था तो धनुष टंकारा क्यों बना, एक जगह वो वाला सा आ गया तो दूसरी जगह ये वाला सा क्यों आया, कहीं पे यहाँ पे मनोबल क्यों मनहबला लिखा था तो उसका मनोबल क्यों बन गया, कहीं पे ये पितुर इच्छा लिखी तो पितुर इच्छा क्यों हो गया। तो भाई ये सब कारण अपन को जानना है तो फिर अपन को आगे पहले इसके उदाहरण पर आना पड़ेगा, सत्व संधि पर। तो यहाँ पे लिखा है कि विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर, क्या लिखा है, विसर्ग के पश्चात स्वर व्यंजन आने पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग कहते हैं। ये तो उनकी परिभाषा हो गई। उदाहरण पे आ गए हम। पहला हमारा जो प्रकार है तो लिखा है विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार। अभी चर और खर और ये क्यों बता रहे थे हम, क्योंकि यहाँ पे आने हैं वो। तो क्या लिखा है, विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण, यानी खर का याद रखिएगा, चर का मतलब पहला वर्ण, हर वर्ग का शॉर्ट फॉर्म बताए दे रहा है, पहला वर्ण खर यानी 2 वर्ण, एक और मिला दो तो 2 वर्ण हो गए। जश का अर्थ तीसरा वर्ण, सिर्फ तीसरा, ठीक है। झय में 4 वर्ण, ठीक है। इसमें 4 कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है। और वहीं पे ये आपका लिखा हो यम तो उसमें आपके 5वां वर्ण आ जाता है, ठीक। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, थोड़े से बताते जाएंगे आपको, ध्यान करते जाइएगा, जो चीज़ लगे उसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट उनको लिख लिया कीजिए। तो लिखा है विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्णों के बाद आने पर क्या हो जाता है, और उनके साथ में खर प्रथम और द्वितीय के संग में एक और चीज क्या रहे, वो 3 और सा को और ले लिया उन्होंने, कि यदि यहाँ पर अब अगर हम इस प्रकार से लिख दें तो क्या गलत बात होगी। हम कहते हैं कि खर के बाद इस विसर्ग लगा हो, विसर्ग पहले है, उसके बाद खर वर्ण आया हो, यानी पहला और दूसरा, मतलब क ख च छ ट ठ त थ, ठीक है, पा और फा। भाई ये आए हों और 3 शाह ने और कह दिया कि हम भी आ रहे साथ में, ये अगर हों खर में ये हो गए, श श स तीनों ये हो गए। अगर ये हैं तो विसर्ग के बदले क्या हो जाएगा, तो ये विसर्ग इनके प्रभाव से सा में बदल जाता है। कौन से, दंती सा में, ठीक है। तीसरे नंबर का जो सा होता है, साधारण सा कह दो इसको, साधारण जैसा, तो साधारण का सा जो होता है वो आ जाता है। शीटी का जो शा होता है, जिसमें शीटी निकलती है, वो शा हो जाता है। और जो हमारा पूरी जीभ हमारी पलट जाए तब उसका स्वर निकले शा, तो हमारा वो कौन सा हो जाता है, ये वाला। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, पहले ये देख लीजिए। तो क्या कहा उन्होंने कि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण आ जाए, ठीक है। विसर्ग के बाद या का खा दिख जाए, चा छा या टा ठा, एक, ये नहीं कि का और खा दोनों हो, चा और छा दोनों, नहीं, का हो या चा हो, खा हो, का हो, खा हो, चा हो, छा हो, टा, इनमें से कोई भी एक लिखा हो और तीनों सा में से कोई भी एक हो, सा दिखा हो तो इसको सा बना दीजिएगा। जैसे नमः ते, विसर्ग के बाद क्या लगा है, त, पहला ही वर्ण है, तो क्या बन गया, ये ता क्या बन गया हमारा, विसर्ग क्या बन गया, सा बन गया, तो हो गया नमस्ते, बन गया। कोई परेशानी नहीं, देखो क्यों परेशानी है उसमें, क्या देखने वाली बात है, एक ही तो देखनी है। कब बनेगा, जब हमारी कौन सा वर्ण आ गया, सत्व कब बन जाता है,
जब उसके बाद खर वर्ण या तीनों सा में से कुछ भी आ जाए। तो खर वर्ण यहाँ पे लिखा था ते, तो नम हमने ऐसे ही लिख दिया, विसर्ग की जगह पे आधा सा लगा दिया और ते लगा दिया। लीजिए हो गई संधि, नमस्ते, सत्व संधि हो गई। अब कोई ऐसे पूछ ले कि ये बताइए कि इसमें आप बताइए कौन सी संधि है, तो आप कौन सी कहेंगे? इसमें विसर्ग संधि है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आधा सा लगा हुआ है। अच्छा, विसर्ग संधि की कुछ पहचान भी देख लीजिए। जैसे एक आपका आधा सा दिखे, ये वाला आधा सा दिखे, फिर इसके बाद आपको कौन सा दिखे? ओ की मात्रा, अभी ऊ नहीं, ओ की मात्रा कह रहे हैं, ओ की मात्रा और अवग्रह का चिन्ह दिखे, या फिर बीच में आधा रा दिखे, तो समझ लीजिएगा उसमें हमारी विसर्ग संधि है। ठीक है, तो उन्होंने कहा नमहते और कहा विच्छेद करके लिखो, तो आप क्या लिख देंगे? नमा लिख देंगे, आधा सा है उसको विसर्ग बना देंगे और ते लिख देंगे, तो ये विग्रह भी हो जाएगा और संधि भी बन जाएगी, दोनों चीजें हो जाएंगी। ठीक है, अभी अपनी ये चल रही है, अपन सारी संधियों को पढ़ रहे हैं, तो अब एक वीडियो में हम आपको विग्रह करना और सिखा देंगे। ठीक है, अभी संधि करना सिखा रहे हैं, फिर एक वीडियो में आपको हम विग्रह करना भी साथ साथ में बता देंगे। तो बस ध्यान रखना है, ये वाला जो हमारा विसर्ग है वो सा में परिवर्तित हो जाता है। तो देखते जाइए, बालकः तरति, तो बालकस, बालकः की जगह क्या हो गया? ये आधा सा हो गया, तो क्या? बालकस तरति। इतः तः, तो इतस, ये इत हो गया, देखिए ये लिखा है इतः और तत्, तो इत शब्द ऐसे ही लगा, विसर्ग की जगह पे आधा सा लगा दीजिए और हो इतस्तत हो गया। ठीक है, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बहुत साधारण सी है। निश्चल लिखा हुआ है तो निश्चल हो गया यहाँ पे। अच्छा, एक चीज और आ गई भाई, उनने कहा कि ये यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि एक जगह तो ये वाला सा आया है और एक जगह ये वाला भी सा आया है। भाई इस सा की संधि तो ये सत्व से हमें पता चल जाएगी कि इस सा से सत्व संधि में परिवर्तन हो रहा है और शत्व से ये वाला शा बनना है, लेकिन बेचारा ये वाला शा कहाँ चला जाए? सीटी वाला, उसके लिए भी उन्हें जगह बता दी। बोलो क्या? उन्हें ये जगह बताई है कि जब इस वाले शा की दोस्ती चा वर्ग से होती है। किससे होती है? चा वर्ग से। क्यों होती है? ये चा वर्ग और ये वाला शीटी वाला शा कैसे होते हैं? बहुत पक्के मित्र होते हैं, बहुत पक्के दोस्त होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि चा जहाँ से निकलता है वहीं से शी वाला शा निकलता है। दोनों एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। ठीक है, दोनों एक ही जगह के रहने वाले, एक ही जगह से आने वाले हैं, यानी चा जहाँ से निकल रहा है वहीं से हमारा तालु से, जहाँ से चा निकल रहा है वहीं तालु से हमारा शा निकल रहा है, तो ये दोनों है मित्र। तो भाई क्या मित्रता तो निभानी पड़ती है। तो वो ये कह रहे हैं कि बाकी सब जगह में चल जाएगा कि आप सा कर देना, लेकिन एक चीज़ ध्यान रख लेना कि अगर पीछे, भाई यहाँ के वर्णों से हमें कोई मतलब नहीं है, वो कह रहे हैं कि पहला दूसरा आता रहे तो हमें सा बना दो। ठीक है, लेकिन उस एक ये वाले शाह ने एक बस रिक्वेस्ट की उनसे, एक करी और क्या कहा उनने कि भाई बाकी सब के लिए तुम क्या बना दो, हर एक किसी भी के लिए भी सा कर देना, लेकिन अगर बाद में अगर ये वाले चा और छा लिखे हो तो उसकी जगह पे हम आ जाएंगे, क्योंकि ये हमारे मित्र हैं, हम दोनों का उच्चारण स्थान एक है। तो भाई जब दोस्त के पास दोस्त आएगा तो उसको अच्छा लगेगा, अगर ये दूसरा आ गया तो दोनों में लड़ाई होती रहेगी कि मेरे दोस्त को नहीं आने दिया और खुद आ गया। इसीलिए कहीं पे भी आपको विसर्ग के बाद चा और छा दिख जाए, चा छा जा झा चारों वर्ण दिख जाए, तो निसंकोच होके उसके दोस्त को ही विसर्ग के स्थान पे लाना। तो निश्चल क्या हो जाएगा? निश्चल, यहाँ पे हो जाएगा निश्छेद। ठीक है, निरश छेद। ठीक है, समझ गए अब? तो हमारा देखिए कौन सा, ये वाला सा हो गया। बाकी चीज़ों में क्या बता दिया है उन्होंने? सा बना दिया। अब इसी का एक पार्ट और आ रहा है। अभी इतना ध्यान रखिएगा कि खर के बाद खर लिखे होंगे, यानी पहला दूसरा वर्ण होगा और ये तीनों सा होंगे, तो क्या कौन सा परिवर्तन होगा? सा बनेगा, लेकिन केवल एक जगह चा की चा और छा में ये वाला शा बन जाएगा। तो भाई जब चा ने अपने मित्रों को बुला लिया, चा छा थे, चा और छा ने कहा कि भाई विसर्ग के बाद यदि हम हैं, चा वर्ग का कोई अक्षर है, तो भाई विसर्ग तो आप जाओगे तो हमारे मित्र को ही साथ में भेजना। तो इनका मित्र शा आ गया।
तो भाई फिर बाकी वर्ग वाले कहने लगे, तो फिर बाकी वर्ग वाले कौन को सोच बचे, का वाला, ये चा तो चलेगा किसके पास, शा के बाद। तो यहाँ पे टा बचा हमारा, यहाँ पे हमारा कौन सा बचा, आपका ता वाला हुआ, और यहाँ पे हमारा हो गया कौन सा, पा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई कि विसर्ग के पूर्व में, अब उन्होंने कहा कि थोड़ी सी बात हमारी में मान लो कि वैसे आप चलो सब सा एक जैसे बना देने, लेकिन वो कह रहे हैं कि ई और ऊ हो जाए। अगर थोड़ी सी इतनी सी कंडीशन देख लेना कि विसर्ग के पहले, अभी तो वे क्या कह रहे थे, विसर्ग के पहले नहीं, उन्होंने सिर्फ सिंपल बता दिया था कि विसर्ग के बाद कुछ भी दिखे, स्वर दिखे, व्यंजन दिखे, या कुछ भी दिखे, कौन कौन से खर दिख जाएं आपको, और तीनों सा दिख जाएं, तीनों सा यानी हमारे श, श और स ये दिख जाए, तो आप क्या बना देना, इसको सा बना देना। ठीक है, लेकिन फिर वो एक क्या बोला कि भाई सब जगह कर देना, लेकिन अगर हमारे बाद यदि चा वर्ग का कोई अक्षर दिख जाए तो इसको सा ना बना के शा बना देना। उन्होंने कहा ठीक है, ये भी बात मान ली। ठीक है, अब क्या करें, तो फिर उन्होंने कहा कि एक चीज़ और आ रही है, एक कहानी और आ रही है कि विसर्ग कह रहा है कि ये वाला शा कहने लगा कि भाई फिर मेरी प्रधानता क्या है, मैं कहाँ जाऊँ। तो उन्होंने कहा कि भाई का और खा और पा और फा में से कोई वर्ण हो, पहले कौन सी हो, छोटी ई हो या छोटा ऊ हो। ठीक है, बीच में विसर्ग लगा हो, बाद में कौन कौन सी हो, का खा, दो दो पूरे पूरे नहीं, खर चल रहे ना, तो का और खा, इनने कहा हमारा देख लो, और ने कहा पा और फा हमें देख लो। तो उनने कहा, ये का वाला बोला कि हमारे स्थान पे वैसे आप सब जगह कर देना सा, वैसे साधारण आप हर जगह हमें सा ही बना देना। ठीक है, चल गया, बात हो गई पूरी, पक्की बात हो गई, लेकिन सा बनना है यहाँ पे। लेकिन उसने कहा, ये वाले शाह ने कहा कि भाई दो वर्ग तो हमें चाहिए, कौन कौन से चाहिए, एक का वर्ग चाहिए और एक ये पा वर्ग चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं चलेगा, हर जगह बात नहीं चलेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक कंडीशन और दिए दे रहा है कि विसर्ग के पहले अगर छोटी ई और बड़ी छोटी ई और छोटा ऊ हो तो हमें बना दोगे, ये वाले वर्ग दिखेंगे, तो आप क्या करना कि विसर्ग को ये वाला शा बना देना। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये भी कर लेते हैं, एक बात आपकी भी मान लेते हैं। तो फिर शत्तु आ गया विधान। शत्तु विधान क्या कहने लगा, शत्तु ने कहा कि यदि विसर्ग के पहले छोटी ई और छोटा ऊ हो और बाद में काखा या पाफा हो, तो फिर क्या करो, विसर्ग के स्थान पे दोनों सा छोड़ दो और ये वाले तीसरे शा को ले लो। ठीक, समझ में आ गया। तो ये हो गया नेह कपट। तो ये देखिए का शब्द आ गया और इधर थी छोटी की मात्रा। अगर इसको हम अलग तोड़ के लिखें तो क्या बनेगा, ये निह कपट। ठीक, तो एक तो विसर्ग के बाद आ गया का, एक तो कंडीशन आ गई ये। भाई यहाँ पे अगर ना अकेला होता, यहाँ पे अगर निह कपट नहीं होता, नह कपट होता, तो ये नश कपट ही होता। ठीक है, तो कोई परिवर्तन नहीं होता। तो वो कहता नहीं, हम नहीं मान रहे बात, ये सा कहता मैं ही आऊँगा। लेकिन उसने फिर रिक्वेस्ट की कि थोड़ी सी कंडीशन तो बदल दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम दो चीज़ों की छूट दे रहे हैं। बोले क्या छूट दे रहे हो, बोले हम ये छूट दे रहे हैं कि अगर विसर्ग के पहले कोई छोटी ई और छोटा ऊ की मात्रा अगर होगी और बाद में भी अगर का और अगर पा के वर्ण होंगे, का खा पा फा, अगर ये चार दिखेंगे तो ज़रूर ठीक है, हम हट जाएंगे और तुम आ जाना। भाई पहले अपने उसने प्रभुत्वता दिखा दी कि पहले मैं आ रहा हूँ तो मैं अब मेरी कंडीशन चलेगी। ऐसे ही उसने किसको, चा और छा को क्या कह दिया कि चलो ठीक है, अगर चा और छा आ गए तो हम क्या करेंगे, चा और छा आ गए तो हम तो चलो ये वाले शा को दिए देते हैं थोड़ी देर के लिए बाद कि यहाँ पे चलो तुम आ जाना। तो चा और छा के लिए उसने ये वाली सीट छोड़ दी और का और खा और पा और फा के लिए उनने ये वाली जगह छोड़ दी। बोले ठीक है, इन चारों के लिए भी हम कहे देते हैं कि आ जाओ, शा बन जाओ विसर्ग की जगह पे। लेकिन फिर भी एक और कंडीशन लगा रहे, ऐसे नहीं चलेगा कि हर कोई आके फिर हर कोई सीट मांग लेगा। तो क्या, तो उन्होंने कहा छोटी ई और छोटा ऊ होगा तभी आओगे आप। ठीक है, तो वहीं पे देखिए छोटी ई आ गई और इधर ये चारों में से कोई भी आ जाए या ये दोनों में से कोई आ जाए,
तो ये अपनी सीट छोड़ देगा, सा नहीं आएगा, शा नहीं आएगा, हमारा सा और शा नहीं आएगा, शा आ जाएगा, निष्कपट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये बन गया निह कपट, तो क्या हो गया निष्कपट। ये हो गया निष्फल, निष्फल। दुह कर्म, का है फा है, तो क्या हो गया दुह कर्म, तो दुष्कर्म। ठीक है, अब यहीं देखिए नमः और पुरह के बाद क ख प फ आए तो विसर्ग का सा हुआ है। देखिए यहाँ पे भी ये का आया है, लेकिन यहाँ पे ना तो छोटी ई की मात्रा थी और ना ही छोटे ऊ की मात्रा थी। रा में छोटी ऊ की मात्रा थी क्या? नहीं थी। इसमें छोटी ई की मात्रा थी क्या? नहीं थी। तो उसने सारे पहले बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहा है कि केवल इन 2 मात्राओं के लिए छूट है। क ख और पा और फा 4 शब्द पीछे हों, आगे 2 मात्राएं हों तो ही आप आओगे, नहीं तो हमने अभी कहा था कि यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है नमः कारः, भले ही का बना रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा इधर छोटी की मात्रा नहीं है, छोटी ऊ की नहीं है, तो हम नहीं दे रहे किसी को, हम ही आएंगे। तो उन्होंने कह दिया नमस्कार, उसने नमस्कार कर दिया किसको? इस वाले को, नमस्कार जाओ। ना छोटी ही की है ना छोटी ऊ की है, तो आप जाओ, हमारा ही काम रहेगा। ठीक है, चाओ छा नहीं है तो नहीं जाओ, चाओ छा में ही आना। ये वाले शाह से कह दिया जाओ चा और छा में आना, चा और छा लिखा हो तो ही आना। इस वाले शाह से कह दिया कि 4 अक्षर तुम्हें भी दिए दे रहा है, कौन कौन से? क ख पा और फा। ठीक है, और आगे भी मात्राएं लेके आना। कौन सी लेके आना? या तो छोटी ई की मात्रा लाना या छोटी ऊ की मात्रा लाना, तो ही आना, नहीं तो बस बाकी सब में तो हम ही चलेंगे। तो इस तरह से ये हमारी 2 संधियां हुई। कौन कौन सी? सत्व और शत्व। इसमें एक तरह से 2 की क्या 3 हुई। हमने तीनों चीज़ें पढ़ी, हमने सत्व को भी जाना, अब हमने ये अपनी शत्व को भी समझ लिया और अपनी शत्व को भी देख लिया। तीनों सा कहाँ कहाँ पे आते विसर्ग के बाद, विसर्ग के स्थान पे ये सा कहाँ कहाँ पे आते हैं वो हमने आपको बता दिया। ठीक, अब अगर शॉर्ट फॉर्म में देख लें, इतनी अब हम पूरी आपको तो स्टोरी के जैसे हमने चीज़ सुनाई, एक अगर छोटी सी चीज़ देख लें तो ये शा कहाँ पे आता है हमारा? खर, खर यानी पहले दूसरे अक्षर सभी। ठीक, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? खर के संग में तीनों शा, तीनों शा ले लीजिए, ये शा और ये सा, तो क्या होगा? विसर्ग के स्थान पे सा आएगा। ये शा कहता है कि चा और छा में हमें ही दे दो जगह थोड़ी सी, तो उन्होंने कहा ठीक है। और ये वाला शा, ये शा इधर से हट जाएगा, तो उन्होंने कहा ठीक है ले लो सत्व में। ठीक है, उनने कहा कि तो फिर हम कहाँ जाएं, हमें भी तो कुछ जगह चाहिए, हमें भी तो विसर्ग के बाद आना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, 4 अक्षर दे रहे, का दे रहा है, खा दे रहा है, पा दे रहा है और फा दे रहा है, ये 4 वर्ण ले लो। और इसके संग में एक और चीज़, इसके लिए एक और नियम बढ़ा दिया, उन्होंने कहा कि छोटी ई और छोटा ऊ की मात्रा भी होगी तभी आओगे। तो ये इतनी सी शॉर्ट फॉर्म है, इतने में से आपको आप देख लीजिए आगे संधि समझ में आ जाएगी कि विसर्ग की जगह पे कहाँ पे सा होना है, कहाँ पे शा होना है, कहाँ पे सा होना है। तो ये आपकी आज हमने कौन सी विसर्ग संधि पूर्ण कर दी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम 2 संधियाँ और हैं, उनको हम पूरा करेंगे। एक हमारी उत्व संधि है, एक रत्व है, लेकिन हम उत्व को अलग सेपरेट बनाएंगे और रत्व को अलग बनाएंगे, क्योंकि दोनों में बहुत कुछ समानताएं होती हैं और फिर कन्फ्यूजन ना हो। देखो हर चीज़ को हम अलग इसलिए बताते हैं क्योंकि हर जगह वर्णों का ही मेल हो रहा है। ठीक है, एक साथ में हम सारी आपको एक बार में बता देना, तो आपने देखा है कि अगर ग्लास है और उसमें हम अगर जग भर पानी डाल देंगे तो ग्लास ही भर पाएगा, है ना। ग्लास के बाद जितना पानी होगा वो बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे ही हम आपके लेवल को भी लेके चलते हैं कि आपके माइंड का लेवल, अगर एक हमारा आधा घंटे का लेक्चर है तो आप उसमें एक चीज़ को पूरी तरह से सीख लीजिए। 17 चीज़ें नहीं सीखे कि ये भी सीख लिया, ये भी सीख लिया, ये सीख लिया, तो क्या होगा भाई, ग्लास भर तक तो पानी भरेगा और फिर उसके ऊपर डालते जाएंगे तो पानी नीचे फैल जाएगा, है ना। एक जितना ग्लास है उतना ही उसमें पानी आ सकता है। अगर कहें कि उससे ज़्यादा हम जग भर का पानी और उस ग्लास में डाल दें, इसमें डाल दें, तो क्या बन सकता है? नहीं बनेगा ना। तो इसीलिए हमारा ये मकसद ही यही रहता है, यही हमारा उद्देश्य रहता है कि आपको एक वीडियो में एक तरह की चीज़ को कुछ इतना बता दे कि वो हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है, तो ध्यान कर लीजिएगा, सत्व कहाँ आता है, शत्व कहाँ आता है और शत्व कहाँ।
तीनों का हमने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में और 2 उदाहरणों को और समझेंगे। नेक्स्ट नहीं और 2 नेक्स्ट मान लीजिए, एक में उत्तु आ जाएगी, एक में रत्व आ जाएगी और विसर्ग संधि आपकी समाप्त हो जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।